हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉड्यूल सेकंड। और मॉड्यूल सेकंड में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गैलेक्सीज एंड स्टार्स। गाइस फर्स्ट मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था एक सिंगल पॉइंट से किस तरह से यूनिवर्स बना, और यहाँ पर हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज देखने को मिली थी। और एक थ्योरी को लेकर हम काफ़ी अच्छे से हमने जाना था कि यूनिवर्स का क्रिएशन किस तरह से हुआ था, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के ऊपर रिसर्च भी हमने देखी, और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर टेलीस्कोप्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे गैलेक्सीज एंड स्टार्स के बारे में। हालांकि मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया था कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, स्टार्स क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर हम कंप्लीटली नॉलेज ग्रैब करेंगे ये दोनों ही टॉपिक के बारे में। अब देखिए यूनिवर्स, मान के चलो ये यूनिवर्स है, ठीक है जी। अब ये यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है। हालांकि हमें एक प्रॉपर आइडिया नहीं है कितनी गैलेक्सीज हैं, एक रफली सा आइडिया है कि 3000 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। अब कई बुक्स में आपको डाटा यही देखने को मिलेगा, कई बुक्स में अप्रोक्स डाटा देखने को मिलेगा, कई में इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा सच ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अपनी तरफ से हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 300 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं, ठीक है जी। अब 300 बिलियन गैलेक्सीज में देखिए स्टार्स, मतलब एक गैलेक्सी में स्टार कितना होता है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं? अप्रोक्स 300 बिलियन स्टार्स। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक स्टार, यहाँ पर हम मान के चलो सन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो कितने यहाँ पर स्टार्स होंगे, और सन का जो मास है हमारे सोलर सिस्टम में वो 99% के आसपास है। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। हालांकि मिल्की वे गैलेक्सी लार्जेस्ट गैलेक्सी नहीं है। लार्जेस्ट गैलेक्सी में कितने स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर लार्जेस्ट गैलेक्सी का फिगर याद रखना, 3000 बिलियन स्टार्स। और स्मॉलेस्ट जो गैलेक्सी होती है उसमें अप्रोक्स 1 लाख के आसपास आपको स्टार्स देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। ये फिगर आपने याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके बारे में। उससे पहले हम एक बार गैलेक्सीज के बारे में जान लेते हैं कि गैलेक्सी किस तरह से बनी होती है। देखिए गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, हमने ये डिस्कस किया। क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। अब ये जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट होते हैं इनको हम नेबुला भी कहते हैं, और हिंदी में इसको निहारिका भी कहते हैं। बस हिंदी में हमें यही वर्ड डिस्कस करना है, बाकी हम इंग्लिश में जानेंगे पूरा का पूरा जो हमारा सेशन है। लेकिन मैं समझाऊंगा इसको ऐसे कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक अच्छे से। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। चलिए गैलेक्सी स्प्रेड ओवर अ वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। मैंने आपको बताया था ना बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या कि एक हमने टेलीस्कोप के थ्रू देखा। वो टेलीस्कोप का नाम बताइएगा, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो डेफिनेटली आपको आता होगा, ठीक है। तो पहले हमने उस टेलीस्कोप के थ्रू देखा कि जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रही हैं। मान के चलो पहले ये गैलेक्सीज ऐसे थी यहाँ पर, ठीक है। फिर ये थोड़ी दूर हुई, ये गैलेक्सी यहाँ चलेगी, ये गैलेक्सी यहाँ चलेगी। अब ये डिस्टेंस पहले इन दो गैलेक्सीज के बीच में इतना था, लेकिन बाद में चलकर कितना हो गया, इतना, ठीक है जी। फिर मान लो ये गैलेक्सी यहाँ चलेगी, ये गैलेक्सी यहाँ चलेगी, और ये एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली दूर दूर जाई जा रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी। अब यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे गैलेक्सी का डिस्टेंस इतना है, और फाइनली अगर हम यहाँ पर मान के चलो ये फाइनल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक टेलीस्कोप से हमने पता लगाया था कि गैलेक्सीज जो दूर दूर जा रही हैं, एक टाइम पे ये गैलेक्सी एक ही सिंगल पॉइंट से ही निकली होंगी, मतलब एक सिंगल पॉइंट से ही पूरा का पूरा यूनिवर्स बना होगा। और ये सिंगल पॉइंट हमने पूरा कैलकुलेट किया, और हमें पता लगा कि 13.7 बिलियन ईयर एज एगो हमारा जो यूनिवर्स है वो बना था, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये प्रीवियस सेशन में बताया था। अभी के लिए हम फोकस करेंगे गैलेक्सीज के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, ये कुछ पढ़ लेना। अभी हम आते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक है एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी को हम एलोनगेटेड गैलेक्सी भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये एलिप्टिकल गैलेक्सी है इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं, मैसियर 87। या क्वेश्चन आ जाएगा मैसियर 87 किस तरह की गैलेक्सी है, एलिप्टिकल, स्पाइरल, या फिर इरेगुलर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है मैसियर 87 है एलिप्टिकल गैलेक्सी। और हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, वो
किस तरह की गैलेक्सी है? स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है जी, मिल्की वे गैलेक्सी। इसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। और ये अप्रोक्स मिल्की वे गैलेक्सी से 30 टाइम्स लार्जर है, ठीक है, 13 टाइम्स लार्जर है एंड्रोमेडा मिल्की वे गैलेक्सी से। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक एमीबा शेप गैलेक्सी है, उसका क्या नाम है? लेमन अल्फा, ठीक है। तो याद रखना लेमन अल्फा, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एमीबिया जो शेप की गैलेक्सी उसका नाम क्या है? लेमन अल्फा। अब देखिए स्पाइरल शेप गैलेक्सी जो होती है वो एक डिस्क फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये 3 पॉइंट होते हैं इसके, और इन 3 पॉइंट को क्या कहा जाता है? एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर होगा कहीं, यहाँ फिगर में दिख नहीं रहा लेकिन मान के चलो यहाँ पर एक पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट को क्या कहा जाता है? रोटेटरी आर्म, ठीक है। 3 पॉइंट को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी आर्म। और ये जो आपको सेंटर देखने को मिल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? बल्स, सेंटर भी कह सकते हो आप। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। अब मान के चलो जैसे हम एटम वाले चैप्टर में पढ़ते थे ना कि एक हमारा न्यूक्लियस होता है, और अगर हमने मान लो कि सोडियम का यहाँ पर हम एटम डिस्कस करें, मतलब 11 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑर्बिट में उसको लगाना है। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे 2 एटम्स, ठीक है जी, और 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी। और फिर जो हमारी नेक्स्ट ऑर्बिट होगी उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर देंगे, और फिर थर्ड ऑर्बिट में हम 1 इलेक्ट्रॉन फिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है मिल्की वे गैलेक्सी में या फिर स्पाइरल गैलेक्सी में लगा के चलो मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ पर मानो, इसकी 3 रोटेटरी आर्म्स हैं। तो एक तो सेंटर हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया? बल्स का, ठीक है, इसको सेंटर लगा लो, बल्स लगा लो, एक ही बात है। अब एक आर्म में बहुत सारे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? स्टार्स देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट आर्म लगा लो और ये सेकेंड आर्म लगा लो, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। अब ये जो सेंटर है जिसको हमने बल्स का, इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है, और जिसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे सोलर सिस्टम को हम समझें कि ये सन है, सन के चारों ओर जो हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अब ये प्लैनेट्स को सन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि सोलर सिस्टम में 99% ये मास कैरी करता है, ठीक है। तो सन अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये प्लैनेट्स का भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन होगा, तो ये अपनी तरफ भी खींचता है सन को, और ये दोनों अपनी तरफ खींचता है। तो इसी वे में आप समझो कि ये अपनी तरफ खींच रहा है सन को, और सन अपनी तरफ खींच रहा है। डेट्स वाई ये एक फिक्स्ड ऑप्टिकल पाथ में ये घूमता रहता है, ठीक है। मान के चलो कि आने वाले टाइम में मरकरी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो गया, तो मरकरी किस में मर्ज कर जाएगा? सन में। मान के चलो वीनस का ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गया, तो ये किस में मर्ज कर जाएगा? सन में। ऐसे ही अर्थ किस में मर्ज कर जाएगा? सन में। तो ये धीरे 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 मर्ज कर जाएंगे, लेकिन बहुत समय के बाद। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये डाउट भी। देखिए यहाँ पर सेंटर में हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल, बहुत जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये स्टार्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ये फर्स्ट आर्म होगी, ये सेकेंड आर्म होगी, अभी हमने थर्ड आर्म तो बनाई नहीं, ये मान के चलो कि हमारी थर्ड आर्म होगी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जो सन होता है वो कौन सी आर्म में होता है। अब मिल्की वे गैलेक्सी की सन, जो मिल्की वे गैलेक्सी में जो सन है वो कौन सी आर्म में आपको देखने को मिलेगा? सेकेंड आर्म में। मान के चलो ये ही सन है हमारा, ठीक है, सन, ये सन है आपका, ठीक है, ये सेकेंड आर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बिल्कुल डिटेल वाइज देखेंगे फर्स्ट आर्म का क्या कंसेप्ट है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है। और ये जो आउटर आर्म है इसको आप थर्ड आर्म कह लो या आउटर आर्म कह लो, एक ही बात है। पहले यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो आउटर आर्म है इसमें बहुत सारे गैसेस क्लाउड होते हैं, गैसेस क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन आर फाउंड इज नोन एज नेबुला, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? नेबुला। अब ये यहाँ पर बहुत सारे गैसेस क्लाउड हैं, इनको हमने क्या कहा? नेबुला। अब नेबुला से ही स्टार बनता है। अब नेबुला से स्टार कैसे बनता है?
देखिए ग्रेविटेशन के कारण, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स मैंने आपको बताया ना, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण धीरे धीरे ये आपस में कंपाइल्ड होने शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ पर नेबुला ये कंपाइल्ड होने शुरू हो जाते हैं। अब जब ये कंपाइल्ड होने शुरू हो जाएंगे तो जो हाइड्रोजन एटम है ये कोलाइड करेगा। जब हाइड्रोजन एटम आपस में कोलाइड करना शुरू होंगे तो इससे होगा क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एनर्जी जब प्रोड्यूस हो, और एनर्जी के साथ साथ ये देखिए, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, साथ साथ यहाँ पर ये जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा एक सर्कल में है, तो यहाँ पर हमें कौन सी मूवमेंट देखने को मिलेगी, एंगुलर मूवमेंट। एक तो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ साथ हमें यहाँ पर कौन सी मूवमेंट देखने को मिली, एंगुलर मूवमेंट। और एंगुलर मूवमेंट के बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलना शुरू होगा, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन जहाँ पर होगा, यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में बदलेगा, और यहीं पर ही हमें जो नेबुला है, नेबुला इसको हिंदी में निहारिका भी कहते हैं, ये हमारा स्टार का एक मतलब क्रिएशन ले लेगा, मतलब स्टार के फॉर्मेट में बनना शुरू हो जाएगा, और इस स्टार को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टार, या फिर इसको प्राइमरी स्टार कह लो, एक ही बात है। मतलब स्टार जो बेसिकली पहले बनता है ना, वो नेबुला से बनता है। नेबुला क्या है, एक डस्ट पार्टिकल है, मतलब एक डस्ट का क्लाउड है जो हाइड्रोजन से बना होता है। धीरे धीरे जब उसमें ग्रेविटेशनल के कारण वो कंपाइल्ड होना शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद जो नेबुला है उसके जो हाइड्रोजन एटम है वो कोलिजन उसमें देखने को मिलता है, और कोलिजन जब होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एंगुलर मूवमेंट भी यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इससे हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और यही कंसेप्ट जो है इसी को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा नेबुला है वो बदल जाता है प्रोटोस्टार में। देखिए ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत समझने वाले हैं, इनको आराम से समझना। अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करना, और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ना, उसके बाद समझना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने यहाँ पर स्पाइरल गैलेक्सी पढ़ ली, और एक हमने एलिप्टिकल गैलेक्सी पढ़ ली। इरेगुलर गैलेक्सी का कभी क्वेश्चन आया नहीं है, जस्ट आप एक बार डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका ऐसा कोई शेप नहीं होता। ठीक है जी, ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि स्टार कैसे बनता है, अब ये हमने थर्ड आर्म के बारे में पढ़ा था ऊपर। अब थर्ड आर्म में हमने क्या देखा था कि भाई जो गैसेस क्लाउड है हाइड्रोजन के, वो धीरे धीरे हीलियम में बदले, और इसी से ही हमें प्रोटोस्टार देखने को मिला। ये हमने फर्स्ट स्टेज में डिस्कस किया। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो ये प्रोटोस्टार है, ये है, ये स्टार का जो डायग्राम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए, ये है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट स्टेज डिस्कस किया कि नेबुला से प्रोटोस्टार कैसे बना। ठीक है जी, ये नेबुला है, गैसेस क्लाउड, और यहाँ से हमारा जो ये एक तरह के प्रोटोस्टार्स हैं। ठीक है, ये कैसे बने, चलिए एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्पेस अच्छा है, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि प्रोटोस्टार बना, अब सेकेंड स्टेज समझिए। अब सेकेंड स्टेज में होता क्या है, अभी हाइड्रोजन जो सेंटर में है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोटोस्टार ओल्ड होना शुरू होगा, ठीक है, जैसे जैसे प्रोटोस्टार आपका ओल्ड होना शुरू होगा, इससे क्या होगा, मास और ग्रेविटेशन दोनों कम होगा। मतलब मास कम होगा तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं GF लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो सेंटर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्टेड बाय सेंटर। इस पॉइंट को दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर हमने बनाया था स्पाइरल शेप में, ये हमारा सेंटर हो गया जिसको हमने बल्स कहा था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, मतलब सॉरी, ये फर्स्ट आर्म होगी, ये सेकंड आर्म होगी जहाँ पर हमें बहुत सारे स्टार्स थे, और सेकंड आर्म में हमने डिस्कस किया था सन था। ठीक है, थर्ड आर्म हमने अभी डिस्कस करी जहाँ से हमने प्रोटोस्टार बनाया। ठीक है, अब ये स्टार मान लो बहुत वीक है, तो इसको सेंटर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर का हमने क्या देखा था कि सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम में आप लेकर चलो, जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मरकरी का जो ग्रेविटेशनल है वो कम हो जाए तो मरकरी को कौन खींच लेगा अपनी तरफ, सन खींच लेगा।
ठीक है। और वीनस का कम हो जाए तो उसको भी सन खींच लेगा, ऐसी अर्थ को सन खींच लेगा, मार्स को सन खींच लेगा। इधर एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड क्यों सन की तरफ खींचे चले जाते हैं? जब एक एक्सट्रीम हॉट हो जाते हैं। अभी 2068 में एक एस्ट्रॉइड भी हमारी अर्थ को शायद टकरा सकता है, इसके ऊपर सर्च चल रही है, आपने देखा भी होगा आजकल बहुत सारे एडिटोरियल्स में इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन चलती रहती है। तो ये वही कंसेप्ट है कि जितने भी एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं ना, और सन जब इनको एक्सट्रीम लेवल पर हीट कर देता है तो ये अपनी टेंडेंसी को कहीं ना कहीं खो देते हैं और ये सन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सन इनको खींचना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने समझा कि जब प्रोटोस्टार जैसे जैसे ओल्ड होगा, ठीक है, अब ओल्ड होने के बाद जो मास है वो कम हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा और धीरे धीरे सेंटर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। अब सेंटर का ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, जो हाइड्रोजन है, जो अभी भी है, हाइड्रोजन भी अभी भी अच्छी मात्रा में है, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और हीलियम आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? हीलियम में। अब हीलियम यहां पर इंक्रीज हुआ, यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर आपका यहाँ पर अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस के पास हो जाता है सेकेंड स्टेज में। ठीक है। तो ये जो आपका प्रोटोस्टार था, ये आपका रेड हॉट टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? रेड जायंट स्टार। ठीक है। तो रेड जायंट स्टार कैसे बना? जब आपका प्रोटोस्टार ओल्ड हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन फिर हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद इसका जो मास है, ग्रेविटेशन, वो दोनों कम हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है, रेड हॉट बॉडी की तरह ही नजर आने लग जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? रेड जायंट स्टार। इसकी मैं आपको बेसिक सी डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लेना। एज द टाइम पासिस ऑल द हाइड्रोजन एट द सेंटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। और ये जो सेंटर है यहाँ पर हमारे को कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है अंडर मतलब सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इस तरह से समझो, मतलब अपनी ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए, अब सेकंड स्टेज में हमने यहाँ पर समझा कि रेड जायंट स्टार बन गया। पहले हमने प्रोटो बना दिया, अब रेड जायंट बना दिया। अब थर्ड स्टेज समझते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको इस नोट्स में मिल जाएगी, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, पढ़ तो आप लोग ही। ठीक है। तो थर्ड जो स्टेज है, यहाँ पर जो हीलियम है, हीलियम आपका, अब हाइड्रोजन से तो हमने हीलियम में कन्वर्ट कर दिया, हीलियम आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा कार्बन में। ठीक है जी। हीलियम आपका कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्ट। और जो कार्बन है वो आपका कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें? हैवी मेटल्स में। और ये हैवी मेटल्स कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। हैवी मेटल्स हैं आपके आयरन, आयरन को आप Fe लिख सकते हो या डायरेक्ट आयरन लिख लो, निकल। ठीक है जी। ये आपके हैवी मेटल्स हैं। और यहाँ पर जब ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हैवी मेटल्स में, इसके बाद हमें रिजल्ट में बहुत मैसिव एक्सप्लोसिव देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप ऐसा समझो ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पर। अब मेटल्स में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। और ये मैसिव एक्सप्लोजन के बाद हमें जो स्टार है उसको मतलब वो कौन से स्टार में कन्वर्ट हो जाता है? सुपरनोवा स्टार। और आपने सुना भी होगा सुपरनोवा स्टार को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा स्टार को हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्टार। ठीक है। तो यहाँ पर सुपरनोवा स्टार बना। ठीक है। हीलियम कन्वर्ट हुआ पहले कार्बन में, कार्बन कन्वर्ट हुआ हैवी मेटल में, आयरन और निकल में, उसके बाद ये ब्लास्ट कर गया और उसके बाद हमें देखने को मिला सुपरनोवा। अब देखिए, सुपरनोवा को हमने एक्सक्लूसिव स्टार कहा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब इसको आप दो तरह से समझो। एक तो यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ अपने नोटबुक पे नोट करते रहना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा आपको। तो 1.4 ms अगर इंक्रीज हुआ सुपरनोवा, ठीक है, और अगर मान के चलो यहाँ पर 1.4 ms डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब ये जो ms है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको मास ऑफ द सन कहा जाता है। ठीक है। मास ऑफ द सन। अब ये मास ऑफ द सन है और ये जो हमने 1.4 ms लिया, ये क्या कंसेप्ट है भाई? इसको चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। 1.4 ms को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर लिमिट।
अगर इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा तो क्या कंसेप्ट बनेगा, पहले कम वाला समझा देता हूँ आपको। देखिए जब सुपरनोवा स्टार 1.4 ms से कम होगा तो ये वाइट ड्वार्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाइट ड्वार्फ। और वाइट ड्वार्फ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, फोसिल स्टार। ठीक है जी, तो वाइट ड्वार्फ को हम क्या कहते हैं? फोसिल स्टार। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। और ये अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। ये आपका मतलब कुछ समय के बाद टर्न हो जाएगा किसमें? ब्लैक स्टार में, ब्लैक ड्वार्फ स्टार में। अब ये तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुपरनोवा स्टार 1.4 ms आपको इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफ़ी हाईली वेलोसिटी में आपको घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है, हाईली वेलोसिटी में एटम के सराउंडिंग में जब ये हाईली वेलोसिटी में घूमेंगे तो जब रोटेट करेंगे तो इससे क्या होगा, इसे हम पल्स स्टार कहते हैं, पल्सर स्टार, पल्स नहीं पल्सर स्टार। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई वेलोसिटी में घूमेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? पल्सर स्टार। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट को ही छोड़ देंगे एक टाइम में। ठीक है, पहले तो हमने देखा 1.4 ms अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हाईली वेलोसिटी में रोटेट करेंगे, इसको हमने पल्सर स्टार कहा। अब ये धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ देंगे। अब जब ये ऑर्बिट को छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि बचेगा क्या? न्यूट्रॉन ही बचेगा। इलेक्ट्रॉन तो अपनी ऑर्बिट छोड़कर भाग गया। जब न्यूट्रॉन यहाँ पर बचा तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन स्टार। ये इजी फॉर्मेट में आपको मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा कंसेप्ट आपको बुकिश लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। जब ये आप नोट्स के थ्रू पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इजी लैंग्वेज को साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ना तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब न्यूट्रॉन स्टार बन गया आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को जब छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा क्या? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो आपका पल्सर स्टार है वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन स्टार। अब ये न्यूट्रॉन स्टार बाद में चलकर क्या करेगा? हाई एनर्जी को रिलीज करेगा। जब ये हाई एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये बदल जाएगा आपका लास्ट में जाकर ब्लैक होल को। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या हुआ, न्यूट्रॉन स्टार ने हाईली एनर्जी अपनी रिलीज करी और रिलीज करने के बाद ये किस में बदल गया? ब्लैक होल में। ठीक है, अब ब्लैक होल जो है इसका ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन है। साथ साथ इसकी अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जो इसके नियर अबाउट जाता है वो इसको, जो ये ब्लैक होल है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लैक होल है ये ना तो मतलब इसके इसके अंदर अगर कोई लाइट जाएगी वो एस्केप नहीं हो सकती। तो ऐसे समझ लो, इट डजेंट अलाउ एनीथिंग टू एस्केप। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लाइट लिख लेना कि लाइट यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, और जो आपका सुपरनोवा, सॉरी सुपरनोवा नहीं, ब्लैक होल है, इसका एग्जाम्पल क्या है? M87। M87 ब्लैक होल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। और इसको मतलब देखा कब गया था M87 को? ये हमें थोड़े ही समय पहले पता लगा है, 2019 अप्रैल के अराउंड हमें इसके बारे में पता लगा है। इसकी हमने एक इमेज भी ली है। अब इसकी इमेज में हमें पता कैसे चला? ब्लैक होल में तो हमें कुछ दिखा गया नहीं, क्योंकि ये अपनी तरफ सभी चीज़ों को खींच लेते हैं। जब लाइट ही नहीं एस्केप करेगी तो हमें कैसे पता लगेगा ब्लैक होल है? तो इसके सराउंडिंग में ना बहुत सारे स्टार्स ब्लिंक करते हैं। ठीक है, और ये बीच में बहुत ही एक डार्क सरफेस देखने को मिलता है। तब हमें पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो इसके अंदर समा गया वो कभी बाहर नहीं आएगा। ठीक है जी, ब्लैक होल का कंसेप्ट हमें ऐसे पता लगा। ठीक है, मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, जस्ट आप इसको इस छोटी सी डेफिनेशन में समझ लो। ठीक है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये इसको क्या कहा जाता है? M87। और इसको हमने इमेज, मतलब इसकी इमेज कहाँ कब ली? तो लिख लेना, इमेज्ड बाय कौन से टेलीस्कोप से ली थी? पहले ये लिखो, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। और कब ली थी मैं आपको बता चुका हूँ, 2019 अप्रैल के आसपास। अब ये अप्रैल यहाँ पर आई थिंक मई भी हो सकता है, लेकिन 2019 कंफर्म है। ठीक है, एक बार अप्रैल यहाँ सर्च कर लेना, वैसे इतना ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। टेलीस्कोप, और ली किस पर्सन ने थी? जॉन व्हीलर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। और उसके बाद अगर मान लो कि दो से ज़्यादा या दो ब्लैक होल्स हमें देखने को मिले, उनको हम क्या कहते हैं? रफ ब्लैक होल। हालांकि ये तो चलो एक एक्सट्रीम क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते, बट चलिए आपको पता होना चाहिए।
अब मैसियर जो 87 है, M87, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये एलिप्टिकल गैलेक्सी, चलिए बस इतना ही पढ़ लीजिए। M87 सुपर मैसिव ब्लैक होल, यहाँ पर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल देखा गया है M87 के पास, ठीक है। अब अच्छा, कुछ यहाँ पर हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। साइरस जो है इसको डोग स्टार कहा जाता है, ठीक है। अब डोग स्टार की हिंदी भी डोग स्टार ही होती है, अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ और एज्यूम ना कर लेना, ठीक है। डोग को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो स्टार को क्या कहेंगे, तारा नहीं, इसकी हिंदी में भी डोग स्टार ही होती है, ठीक है। इसको ग्रीक में ग्लोइंग कहा जाता है। ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू नासा जो साइरस है इसका मास 2 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के सन से। जो हमारे अर्थ का सन है, मतलब सोलर सिस्टम का जो सन है, उससे 2 टाइम्स ज़्यादा है जो साइरस है उसका मास, ठीक है। तो हमने स्टार का फॉर्मेशन अभी देखा, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हमने सारा का सारा डिस्कस करा। रेड जायंट बना, ठीक है, उसके बाद वाइट ड्वार्फ बना आपका, न्यूट्रॉन स्टार बना, बाद में चलकर ब्लैक होल बना। सुपरनोवा के बाद यहाँ पर हमने पढ़ा ना, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, यही हमने अभी अभी डिस्कस किया। न्यूबुला, न्यूबुला क्या होता है, एक इंटरस्टेलर क्लाउड होता है, डस्ट का, हाइड्रोजन हीलियम होते हैं इसमें, ठीक है, और बहुत सारे आयनिस्ट गैसेस होती हैं, लेकिन मेन मात्रा यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की होती है। फिर हमने प्रोटोस्टार डिस्कस किया, ठीक है जी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेन सीक्वेंस ऑफ स्टार, मतलब कैसे कैसे स्टार का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और रेड जायंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये एक प्लानिटरी निबुला है। इसके बाद एक जस्ट हम एक ले लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, आपने देखा होगा कि निबुला हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये फॉर्मेशन कैसे देखने को मिलता है। फिर सुपरनोवा हमने डिस्कस किया, उसके बाद वाइट ड्वार्फ हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक ब्लैक ड्वार्फ, ये एक ब्राउन ड्वार्फ, छोटा सा कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। ब्राउन ड्वार्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच आर टू लार्ज टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स एंड टू स्मॉल टू बी स्टार। बस इसकी यही डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट अगर लार्ज होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्लैनेट्स कहेंगे, मतलब कौन से ऐसे ड्वार्फ स्टार को, तो उसको प्लैनेट कहेंगे। अगर वो बहुत छोटा होगा तो उसको क्या कहेंगे, स्टार कहेंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद ब्लैक होल्स हमने डिस्कस किए। ये आपने जितना भी मैंने आज करवाया उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, और चंद्रशेखर लिमिट भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जो ज्योग्राफी है गाइस वो बहुत ही इजी है, जस्ट इसको समझना है आपको, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, आप क्रैमिंग से ज्योग्राफी को नहीं कर सकते, ठीक है। आप रिवर्स का फॉर्मेशन, जैसे हम रिवर्स पढ़ते हैं तो हम एक क्रैम कर सकते हैं, बताइए कि रिवर जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकली, हमें पता होता है गौमुख, गंगोत्री, ग्लेशियर, चलिए उसको एक क्रैम कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स वाले टॉपिक को भी हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे। और अभी तो खैर कंप्लीट हमारा एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में जाएंगे, और ओशियनोग्राफी है, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जितना मैंने आपको समझाया है इजी फॉर्मेट में वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट सेशन होगा ज्योग्राफी का, उसके साथ मैं आपके डाउट्स डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हों ज्योग्राफी से, ठीक है। तो आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, और जो भी स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या फिर अदर एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी का सेशन पूछा जाता है, तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ साथ जो आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जस्ट आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज़ आपको वीडियो के ठीक नीचे लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।